प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष और रेणुका विधानसभा क्षेत्र के बहुत ही लोकप्रिय विधायक भाई विनय कुमार जी, हमारे महिला कांग्रेस की तेज तर्रार अध्यक्ष जैनब चंदेल जी, हमारी पार्टी के उपाध्यक्ष राज्य उपाध्यक्ष महेश्वर सिंह चौहान जी, हमारे बड़े भाई और जिला के अध्यक्ष श्री अजय बहादुर जी और यहाँ पे ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष तपेंद्र जी, मंच पर विराजमान तमाम नेतागण और उपस्थित 90% तो मुझे लगता है कि यहाँ पे हमारी बहनें और महिलाएं ही बैठी हैं, 90% जो है। और एक बात जरूर है, जिस भी नेता के साथ महिलाएं चलती हैं उसको कोई हरा नहीं सकता। मेरे हलके में भी सबसे ज्यादा समर्थन मुझे महिलाओं का, बहनों का मिलता है और इसीलिए मैं लगातार जो है हिमाचल प्रदेश विधानसभा पहुंचता हूं। और विनय कुमार जी, जब पिछली दफा हिमाचल प्रदेश में सत्ता बदल रही थी, सत्ता परिवर्तन हुआ, उस समय भी आपने विनय जी को जो है लगभग 6000 वोटों से जिता के शिमला भेजा। सरकार बदल रही थी, आपको मालूम था कि सत्ता जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी आपने विनय जी को जिता के भेजा और अब आप सबको पता है कि सत्ता आ रही है। ये बीजेपी के लोग जाने वाले लोग हैं और हम लोग आने वाले लोग हैं। और ऐसे में जिस बड़ी संख्या में आप यहाँ पे विनय जी के समर्थन में आए हैं, देखो राजनीति कैसे बदलती है। एक समय था विनय जी मेरे पास आए कि तपेंद्र जी को बदला जा रहा है। ये हमारे ब्लॉक के प्रधान है, बहुत अच्छे अध्यक्ष हैं और एक समय है कि तपेंद्र जी तो कायम है, विनय जी प्रदेश के वर्किंग प्रेसिडेंट बन के हमारे बीच में विराजमान। यही राजनीति है। आपका विधायक इतने बड़ी कुर्सी पे विराजमान हुए हैं और कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी, जिन्होंने विनय जी को ये कुर्सी से नवाजा है, क्या आप लोग चाहते हैं कि आपकी तरफ से उनका धन्यवाद किया जाए कि आपके विधायक को उन्होंने इस योग्य समझा कि उन्हें जो है पार्टी की अध्यक्ष प्रतिभा सिंह जी के बाद जो है इस कुर्सी पे बिठाने के लिए कार्यकारी अध्यक्ष बनाया। तो इसलिए बहुत उम्मीदें हैं विनय जी से। वैसे तो इस परिवार ने उम्मीदें बहुत पूरी की है। 40 साल से आप लोग यहाँ पे जीतते आए हैं, इनके पिताजी ने सेवा की और उसके बाद 10 साल से ये हमारे साथी और सहयोगी हैं। और ये एक ऐसी सीट है कि विनय जी का तो हिमाचल प्रदेश विधानसभा में पहुंचना निश्चित है। वो तो आप लोगों की, आपका जोश बता रहा है। जब जैनब जी आपसे बार बार पूछ रहे थे, तो जब दिल की आवाज बाहर निकलती है उससे पता लगता है कि आप विनय के साथ किस तरह से खड़े हैं। विधानसभा में ये पहुंचेंगे और इस
इस क्षेत्र के विकास के लिए अब तक जो भी किया है, ये कह रहे थे कि जयराम यहाँ पे आए, उसने ये घोषणा कर दी। अरे भाई, आज की डेट में तो जयराम को कहीं भी खड़ा कर दो, कोई भी घोषणा करा लो, वो कहेंगे कर दूंगा, करो, बोलो क्या बोलना है। जा रहा है, पता है पूरा करना नहीं है कुछ भी। ये दिल बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा। आज सुबह उठते हैं जयराम जी, सुबह उठ के किसी भी हल्के में जाते हैं, 100 करोड़ 200 करोड़ 300 करोड़ बोली लगी हुई है। पता है देना तो है नहीं, ना किसी को तहसील देनी है, ना किसी को ब्लॉक देना है, ना किसी को कोई और कार्यालय देना है। एक जगह पे जाके खड़े हो गए, वहां पे 20 फट्टे लगा दिए और वहीं से पर्दा उठा दिया। आपने कभी वीरभद्र सिंह जी को देखा था कि वो मौके पे ना गए हो, आपके गांव ना आए हो? अगर पत्थर रखते थे उस गांव में जाते थे, अगर उद्घाटन करना होता था उस गांव में जाते थे। अब जयराम जी को तो ये भी पता नहीं कि जहां मैंने पत्थर रखा था वहां पे कोई बिल्डिंग खड़ी भी हुई है कि नहीं हुई है। वीरभद्र सिंह जी तो जाके बिल्डिंग का नलका भी देखते थे खोल के, चल रहा है कि नहीं चल रहा, और लाइटें जल रही हैं कि नहीं जल रही हैं। तो उद्घाटन के समय आप देखते थे कि कितने बारीकी से वो काम करते थे। और आज की सरकार है, एक ही जगह खड़े होके पत्थर लगा के जा रहे हैं। और मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि जयराम सरकार को कोई नहीं बचा सकता। अभी मोदी जी बुलाए थे, मोदी जी शिमला आए थे कि जी जयराम को बचा दो। हमने कहा ये तो जयराम हो चुकी है, इनको बचाना संभव नहीं है। अगर अमेरिका के राष्ट्रपति भी आ जाए तब भी जयराम नहीं बच सकता। ये 3 महीने हैं, 3 महीने हैं, इनको जाना है। आप अपने हल्के का हाल देख लो, यहाँ भी 5-7 खिलाड़ी हैं जो टिकट मांग रहे हैं, सुबह से ही शुरू हो जाते हैं। हमारा तो एक आदमी है विनय कुमार, हमारा एक, और उनके आधा दर्जन घूम रहे हैं। और हमारा आपको पता है कि हमारे यहां से तो विनय कुमार ने इलेक्शन लड़ना है, विनय कुमार ने इलेक्शन जीतना है। और इसलिए भाजपा का इस हल्के में कोई भविष्य नहीं, कोई भविष्य भाजपा का नहीं है। जयराम चाहे जितने मर्जी दौरे कर लें, स्वाय कोरी घोषणाओं के ऐलान, बयान, आजकल अखबारों में बयान, जो मर्जी घोषणा कर लें, लेकिन बदलाव निश्चित है हिमाचल प्रदेश में। और उसकी वजह अभी जैनब जी बता रही थी। अब आप बताओ कि महंगाई का हाल ये हो गया, आप इतनी लेडीज यहां पे बैठी हुई हैं, आपके यहां आटे का क्या रेट है? कल का मैं रेट पता कर रहा था, 25 रुपए किलो आटा है। 10 किलो की थैली 250 रुपए की। अब 25 रुपए किलो आटा लेके क्या आप बीजेपी को वोट डालेंगे? जब भी आटा खरीदने जाओ, साथ में कसम खा के आओ, बीजेपी को वोट नहीं डालनी। मेरी पत्नी जो है खुद ही आटा मंगाती रही आज दिन तक। अब जब से ये 25-30 रुपए किलो हुआ है, तब से जब मैं जाता हूं कहती जी आटा लाना है। मैंने कहा मंगा लो आटा, आगे भी तो आता है, इतने साल से 30 साल से मेरे साथ है। नहीं जी, कहते जी आप ही पैसे दो। अब 25 रुपए 30 रुपए किलो आटा खरीदने के बाद अगर आपका दिल करता है बीजेपी को वोट डालने का, और ये आगे बढ़ेगा, इसी ढंग से आगे चलता जाएगा। यहां पे बताया जा रहा था सरसों के तेल की बोतल 250 रुपए की, और सरकार मंगा रही है बाबा रामदेव का तेल। हिमाचल प्रदेश में उसके साथ सौदा कर रखा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है। अब किचन में तो आप ही लेडीज जाती हैं सारी,
बोतल लेके जाती है, पता नहीं तेल डालती है कि नहीं डालती है, कि वैसे ही मत्था टेक के रख देती है। तेल की बोतल 250 रुपया। ये आपके सामने है। कोई भी दाल आप देख लो, कल ही एक्सपर्ट्स आए हुए थे मेरे को दिखाने के लिए। राशन की हर चीज जो है, छोटी से छोटी चीज जो आप चाय पत्ती भी मंगा रहे हैं, चीनी भी मंगा रहे हैं, नमक भी मंगा रहे हैं, आप कोई भी चीज देख लो, सबकी कीमत जो है 25% से ज्यादा बढ़ चुकी है। और जयराम जी चाहते महंगाई पे बात ना करो। मैं उनको बार बार बोलता हूं कि जरा बताओ तो सही। अभी पीछे अखबार में आया कि सस्ते राशन के डिपो बंद कर दिए जाएंगे। मैंने कहा सस्ते राशन के डिपो आप क्या बंद करेंगे? तुम्हारी दुकान तो हिमाचल के लोग बंद करने वाले हैं। सरकार को ही जलता करना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं कि सस्ता राशन आपके घरों में आए। वीरभद्र सिंह जी ने ये स्कीम दी थी जब सारे देश में जो है महंगाई हुई थी, तो वीरभद्र सिंह जी ने फैसला किया था कि हमने सस्ता राशन देना है और अनुदान पे देना है। और आप देखो कि सरिया जो है 9,000 रुपया हो गया। क्या मकान बनाओगे आप? ईंट के रेट देख लो, ईंट का रेट क्या हो गया? सीमेंट हिमाचल प्रदेश में बनता है सीमेंट, 500 रुपए की बोरी हो गई सीमेंट। हमने सरकार छोड़ी थी 240-250 रुपए की थी, 250 रुपया एक बोरी, उस पे इजाफा हो गया। कोई भी चीज जो है अपने घर में, जो बजट तो आप बनाती हैं घर का बजट आप देख लो, सारा आपका तहस नहस हो गया। तो इसलिए जो महंगाई है, जो कहते थे, यहां भी कह रहे थे बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार भाजपा सरकार। अब कोई नहीं बोल रहा है। लगातार प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, बातें अलग कर रहे हैं। महंगाई की कोई बात नहीं, बेरोजगारी की कोई बात नहीं। यहाँ पे अभी हमारे विधायक कह रहे थे कि मैं महिला मंडलों को 10-10 हजार रुपया देने जा रहा हूँ। 3-4 महीने रुको, आप सरकार बदलो, हम एमएलए को पावर देंगे कि वो विधायक निधि से 1-1 लाख रुपया महिला मंडलों को दे पाए। और हम अपने घोषणा पत्र में डालेंगे कि विधायक को अधिकार रहेगा कि वो महिला मंडलों को और युवा मंडलों को 1 लाख तक रुपए की राशि मुहैया करवा सकते। ज्यादा देर नहीं है, नवंबर-अक्टूबर में तो चुनाव आ जाएंगे। और ऐसी बेईमान सरकार आपने देखी नहीं होगी। जयराम जी की सरकार, पुलिस की भर्ती हुई, यहां पे बताया गया 2 लाख युवाओं ने जो है पर्चा दिया। 2 लाख यूथ, हमारे 70 लाख की आबादी है, उसमें से 2 लाख लड़कों ने पुलिस का पर्चे के लिए भरा। 2 लाख में से 75,000 लड़कों ने जो है रिटर्न दिया, लिखित परीक्षा दी 75,000 ने। 25,000 लोगों ने वो परीक्षा पास कर दी। 81 सेंटर थे और 11 जिलों में ये पर्चा हुआ। और ये कह रहे हैं कि पर्चा लीक हो गया। पर्चा लीक नहीं हुआ, पर्चा नीलाम हो गया, पर्चे का सौदा हो गया। आप बताओ कि कभी ऐसे संभव है कि पुलिस का पर्चा, पुलिस तो फिर आपको पता, देखो बत्ती डाल के हमारे साथी लोग हैं, ये सब लोग, इनका इसमें कोई कसूर नहीं है। पर्चा बेचने वाले कौन है? पर्चा खरीदने वाले कौन है?
अब तक जो जांच चल रही थी लगातार ये देखा जा रहा था कि पर्चा खरीदा किसने, और हम कह रहे हैं कि इस बात की जांच नहीं करो कि खरीदा किसने, ये बताओ कि बेचा किसने। पर्चा बेचने वाले हिमाचल प्रदेश सचिवालय में बैठे हुए हैं, पर्चा बेचने वाले पुलिस मुख्यालय में बैठे हुए हैं। ये कोई छोटे कर्मचारी का काम नहीं है। ये कह रहे हैं कि प्रिंटिंग प्रेस से पर्चा लीक हो गया। आप बताओ, वहां कोई इलेक्शन का पोस्टर छप रहा था जो कि लीक हो गया? ये पुलिस का पर्चा था, 2 लाख लोगों के भविष्य से जुड़ा हुआ पर्चा था। किसने पर्चा सेट किया? किसकी कस्टडी में पर्चा था? किसको पर्चा जो है एग्जामिनेशन सेंटर तक लेके जाना था? ये सिर्फ पुलिस के अफसर जानते थे या फिर जयराम जानता था? क्योंकि जयराम प्रदेश का जो है गृह मंत्री भी है, होम मिनिस्टर भी है, पुलिस उसके अधीन आती है। जो कुछ भी हुआ है ये सरकार ने करवाया है। जो कुछ भी किया है वो पुलिस में ऐसे लोगों ने किया है जो आज ये कोशिश कर रहे हैं कि उस पर एक जांच बिठा दी, एसआईटी बिठा दी, और एसआईटी को क्या जिम्मा दिया? भाई पुलिस ने पर्चा लीक किया, पुलिस के लोग ही जांच करेंगे। हमने कहा पुलिस जांच नहीं कर सकती, ये पुलिस का काम नहीं है, क्योंकि पर्चा तो लीक पुलिस का हुआ। लेकिन उन्हीं अफसरों को एसआईटी में डाल दिया जो पर्चा लीक करने के जिम्मेवार थे। जिन्होंने पर्चा लीक किया वो ही जांच कर रहे हैं, वो ही एसआईटी में डाल दिए गए। और कल परसों मैंने अखबार में पढ़ा कि जी इसके किंग पिन पकड़े गए। कोई कहा कि राजस्थान से पकड़ के ला रहे हैं, कोई कह रहे हैं हरियाणा से पकड़ के ला रहे हैं। ये कोई किंग पिन नहीं है। किंग पिन शिमला में बैठे हुए हैं, वो हिमाचल प्रदेश सरकार में सचिवालय में बैठे हुए हैं, वो पुलिस मुख्यालय में बैठे हुए हैं। और ये ओपन एंड शट केस है। और मैं आप सबको आश्वासन देना चाहता हूं, 3 महीने बाद सरकार बदलेगी, ये केस बंद कर दें, ये केस दोबारा खोला जाएगा। ये 2 लाख लोगों के भविष्य का हुआ, ये मामला दोबारा खोला जाएगा। और इसमें असली दोषी जो बहुत बड़े बड़े मगरमच्छ हैं, 6 लाख का पर्चा बिके और 8 लाख का पर्चा बिके, आप क्या सोचते कि ये किसी छोटे आदमी ने बेच दिया? 100 गिरफ्तारियां हो गई। गिरफ्तार उन लोगों को किया जा रहा है जिनको लालच आ गया कि हाँ मेरा बच्चा पेपर दे रहा है और पर्चा बिक रहा है मार्केट में, तो खरीद लेते हैं। लेकिन ये जो 100 लोग गिरफ्तार हुए ऐसे तो, और सबसे बड़ी बात 1300 पोस्टें थी, पोस्टें 1300 थी, पर्चा 2-3 हजार लोगों को बेच दिया। खरीदने वालों से भी धोखा कर दिया कि आपके पास पोस्ट ही नहीं है उतनी जितने लोगों को आपने जो है पर्चा बेच दिया। और ऐसा ही जो है 2020 में भी हुआ। आपके बच्चे पर्चा देने जा रहे हैं, आप भी काफी माताएं बीच में बैठी हैं, आप अपने बच्चों को डांट रही होंगी कि तू बड़ा नालायक है, तू नहीं पर्चा पास कर सकता। भाई आपको क्या पता कि पर्चा पास कहां से करना? वहां तो दलाल बैठे हैं, वहां सौदेबाज बैठे हैं, वहां पेपर के जो है नीलाम करने वाले बैठे हुए हैं। आपका बच्चा कहां से पास हो जाएगा? 2020 में भी यही हुआ। पुलिस का पर्चा पर और कांगड़ा में हो रहा था। कांगड़ा में बाहर पेपर हल करने वाले बैठे हुए थे और अंदर जो है लोग मशीनें लगा के बैठे हुए थे, कानों में मशीनें डिजिटल। जो पर्चा आया उन्होंने अंदर से बताया कि ये सवाल आया है, बाहर लोग बैठे हैं, उन्होंने उनको जो है बता दिया कान में लगी मशीन से कि इसका उत्तर ये है। 2020 में बेईमानी कर दी, 2022 में बेईमानी कर दी। आप बताओ कि क्या जयराम को सत्ता में रहने का अधिकार है? मुख्यमंत्री में थोड़ा सा भी नैतिक बल हो तो वो इस्तीफा दे दें कि मेरे राज में अभी जूनियर ऑफिस असिस्टेंट क्लर्कों के पर्चे हुए,
20,000 लोगों ने पर्चा दिया, पर्चा लीक हो गया। आपके बच्चे सिलेक्ट कहां से होंगे? ना पब्लिक सर्विस कमीशन की भर्ती हो रही है, ना सबऑर्डिनेट सिलेक्शन कमीशन से भर्ती हो रही है, ना किसी और माध्यम से भर्ती हो रही है। सिर्फ चोर दरवाजे से, पिछले दरवाजे से गांव में ढूंढते हैं कि कौन सा आदमी है जो बीजेपी का वोट डालता है, उसके बच्चे को चुपचाप से जाके रख देते हैं। मेरिट का पूरा गला घोंट दिया गया और हम आपको आश्वस्त करना चाहते हैं कि सरकार बदलेगी, नौकरियों का प्रावधान करेंगे, लेकिन राजनीतिक बेईमानी करने वाले लोगों को जेल की सलाखों के पीछे डालेंगे। दिन दूर नहीं है, इनको भी मालूम है कि आने वाले टाइम में होना क्या है। आज भी कांग्रेस पार्टी के लोग जो है गवर्नर साहब को मेमोरेंडम दे रहे हैं। अभी हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के पेपर हुए, वो पेपर भी लीक हो गए। यूनिवर्सिटी के पेपर लीक हो गए। कभी सुना आपने? आपके बच्चे शिमला यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ते हैं, वहां के पेपर भी लीक हो गए। सारे पर्चे लीक हो रहे हैं और नीलाम हो रहे हैं। ऐसा तो कभी किसी ने बेरोजगारों के साथ ऐसा धोखा, ऐसा प्रेम नहीं किया। तो महंगाई और बेरोजगारी दो ऐसे मसले हैं, इनको अपने ध्यान में रखो। आपके बच्चों का सवाल है, आपके किचन का सवाल है। और हमने अपने कर्मचारियों से वायदा किया है। अभी मोदी जी आए थे, हमें लगता था कि कोई घोषणा करेंगे, लेकिन जयराम जी उनके आगे कोई बात ही नहीं रख सके कि हिमाचल को क्या चाहिए। हमने यहां पे कह दिया है कि हिमाचल प्रदेश के जितने भी कर्मचारी हैं, जिनकी की पेंशन अटल बिहारी वाजपेयी सरकार 2003 में बंद कर गई थी, जैसे ही 2022 में अंत में कांग्रेस की सरकार बनेगी, हिमाचल प्रदेश के हर कर्मचारी की पेंशन शुरू हो जाएगी दिसंबर महीने में। जिन कर्मचारियों की पेंशनें बंद हो गई, घर में आके आपके पति रिटायर होके, आपके बेटे रिटायर होके, उनकी जेब में कोई पैसा ही नहीं है, तो आप इज्जत क्या करोगे? आप कहेंगे बुजुर्ग की जेब में कोई ढेला तो है नहीं, बेचारे खुद ही जो है रोटी उठा रहे हैं। उनकी जेब में 4 पैसे होंगे तो बच्चे भी जाएंगे भागे भागे कि दादाजी की जेब में कुछ पैसा है, तो उनकी कुछ सेवा करते हैं। और वैसे भी बुजुर्ग को जो है उसकी जेब में पैसा होना चाहिए। 60 साल के बाद हर देश में ये प्रावधान है कि 60 साल के बाद जब व्यक्ति हो जाता है तो उसकी देखरेख सरकारें करती हैं और हमारे पेंशन हटाती। हम वचनबद्ध हैं, चाहे वो राजस्थान की सरकार थी, अभी उन्होंने जारी कर दी पेंशन, हमारी छत्तीसगढ़ की ये सरकार है उसने शुरू कर दी, और इधर हम शुरू करेंगे हिमाचल प्रदेश में। और मैं पेंशन की ये बात करते हैं, आप इतनी संख्या में महिलाएं बैठी हैं, हमारी सरकार आएगी, हम जो है न्यूनतम पेंशन 3,000 रुपया देंगे। न्यूनतम जो ये 750 रुपये दे रहे हैं और 1,000 रुपया दे रहे हैं, हम 3,000 रुपया पेंशन का प्रावधान करेंगे। क्योंकि 500 रुपये, 750 रुपये में क्या पेंशन में आप क्या लोगे? न्यूनतम पेंशन का अधिकार जो है हम बदलेंगे। आप में बहुत से लोग होंगे जो मनरेगा में काम कर रहे होंगे। कितने लोग हैं आप में से जो मनरेगा में काम कर रहे हैं? और जो मनरेगा में काम करने वाले हैं, दिहाड़ी हमारी जो है प्रदेश सरकार की और मनरेगा की दिहाड़ी में फर्क देखें। मनरेगा में 203 रुपए मिल रहे हैं। जो प्रदेश की दिहाड़ी है हम वो मनरेगा के मजदूर को देंगे। जो प्रदेश की दिहाड़ी है जो 350 रुपया, वही दिहाड़ी जो है हम मनरेगा में देंगे। और मनरेगा में जो 120 दिन का अधिकार है काम करने का, हम उसको न्यूनतम 200 दिन करेंगे। 200 दिन तक जो है उनको काम करने का अधिकार देंगे। और उनको बेनिफिट्स के लिए जो 90 दिन की समय है उसको घटा के हम 50 दिन करेंगे। 50 दिन उनको जो है काम करना है, वो सारे
लाभ उनको जो है मिलेंगे। और जितने भी मनरेगा की हमारी महिलाएं हैं उनको साल में एक बार 1 लाख रुपया बिना ब्याज के जो कर्ज उठाने का अधिकार हमने मनरेगा की महिलाओं को, मनरेगा के मजदूरों को, ये अधिकार हम उनको देंगे। हमने वॉशिंग मशीन शुरू की थी, हमने साइकिल शुरू की थी, हमने जो है लाइट लैंप शुरू किए थे, वो सारी योजनाएं बंद हो गई। हमें पता लगा कि प्रदेश सरकार वॉशिंग मशीन बंद करके कंबल देना चाहती है। हमने कहा चलो ठीक है, कंबल ही दो। थोड़े दिन के बाद पता लगा कि सरकार ने कहा कि हम कंबल भी जो है आधा कंबल देंगे, सिंगल पूरा कंबल नहीं देंगे, हाफ कंबल देंगे। मैंने उनको कहा कम से कम मियाँ बीवी को एक कंबल में तो सोने दो, पूरा कंबल तो दे दो। लेकिन कहते नहीं, हमने आधा कंबल देना। चलो हमने कहा आधा ही दो। नियत देखो, आधा कंबल भी अभी तक आपके पास नहीं पहुंचा होगा। पहुंचा किसी के पास आधा कंबल अभी तक। और हम आपको वॉशिंग मशीनें दे रहे थे। जैसे ही सरकार बदलेगी वॉशिंग मशीन वाली स्कीम हम बहाल करेंगे। वॉशिंग मशीन की सरकार बहाल करेंगे। ऐसे ही यहाँ पे कार्यक्रम होंगे और हमारे विनय कुमार जी आपको जो है वॉशिंग मशीनें बांटेंगे महिलाओं को। और उसमें भी एक बात मैं कहना चाहता हूँ, हमने पहले उसमें बार लगाया था कि 60 साल से ऊपर वाले को जो है ये सुविधाएं नहीं मिलेंगी। और जब बुजुर्गों को जो मशीनें मिली उन्होंने बुजुर्गों को इस्तेमाल नहीं करने दी। बहुत लेडीज मेरे पास आई कि मेरी जो है बहू जो है वो तो वॉशिंग मशीन में कपड़े धोती है और मैं थापड़ी से धोती हूँ। हम जो है ये कंडीशन भी हटा देंगे, बुजुर्गों को भी वॉशिंग मशीन का अधिकार 60 साल के बाद का हम देंगे, सबको देंगे। मेरी तो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में मैंने मशीनें दी। इलेक्शन का टाइम आया तो 60 साल के ऊपर की लेडीज एक जगह बैठ के जाके बोला मुकेश को वोट नहीं डालो। मैंने कहा क्यों नहीं डालने? बोला कहने कौन सा वॉशिंग मशीन ने मेरे को दी। तो इसलिए जो है इस बार हम 60 साल से ऊपर वालों को भी वॉशिंग मशीन का अधिकार देंगे। और जो बच्चियां, आपकी बच्चियां जो प्रोफेशनल कॉलेज में जाएंगी, जो मेडिकल कॉलेज में जाएंगी, इंजीनियरिंग कॉलेज में जाएंगी, IIIT में जाएंगी, IIT में जाएंगी, उन सबको हम स्कूटरी देने का अधिकार देने जा रहे हैं। बच्चा आपका स्कूटरी उनको मिलेगी। और खास तौर पे मनरेगा के जितने भी रजिस्टर्ड लोग हैं, महिलाएं हैं, उन सब का इलाज मुफ्त हिमाचल प्रदेश में होगा। कोई भी पैसा पर्ची के बाद उनका नहीं लगेगा। ये हम करने जा रहे हैं क्योंकि मनरेगा कांग्रेस ने शुरू किया, इसका दर्द कांग्रेस को पता है। मनमोहन सिंह जी ने शुरू की थी, इसलिए जो सारी महिलाएं हैं उन तक ये लाभ पहुंचे। कुछ दिन की बात रह गई है। इन्होंने अब इनकी रैलियां होती हैं। आज आप यहाँ पे आए हैं अपनी इच्छा से आए। नरेंद्र मोदी जितनी बार आते हैं, शिमला में आए, मंडी में आए या फिर कांगड़ा में आए, तो वहां पे कौन जाएगा? भाई आपको गैस का सिलेंडर मिला, आपको तो जो है शिमला जाना पड़ेगा, मोदी की रैली के लिए जाना पड़ेगा। आप मनरेगा में हैं, आपको मोदी की रैली में जाना पड़ेगा। आप आंगनबाड़ी हैं, आपको मोदी की रैली में जाना पड़ेगा। आप आशा वर्कर हैं, आपको मोदी की रैली में जाना पड़ेगा। अभी कल मेरे को सोलन में एक नायब तहसीलदार मिल गया, कहता जी परसों जो रैली थी मैं बीमार हो गया। मैंने कहा कैसे? कहता जी 850 परोठे बनाए मैंने और मेरी ड्यूटी थी कि बसों में वो पकड़ा के आने हैं। अब आप बताओ, वीडियो परोठे बनाएंगे, नायब तहसीलदार परोठे बनाएंगे, पंचायत के सेक्रेटरी परोठे उठा के चलेंगे और पटवारी उनको बांटेंगे। ये स्कीम चल रही है कि हर जगह जो है हम कह रहे हैं कि 1100 का जो सिलेंडर मिलता है, आप मुफ्त सिलेंडर योजना बंद कर दो। आप 350 रुपए का सिलेंडर कर दो। आप सिलेंडर 350 रुपए का कर दो। और आप नहीं करेंगे, हम करेंगे 3-4 महीने के बाद। 3-4 महीने के बाद
और सिलेंडर एक मुफ्त क्या दे दिया आपने, तो औरतों की जान ले ली। हर जगह जो है, हर रैली में जाना पड़ेगा। आज जयराम आ रहा है, आज मोदी आ रहा है, आपके सिर पे अभी देखना, जिस दिन कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा, जिस दिन कोड ऑफ कंडक्ट लगेगा, उसके बाद इनकी रैलियों में एक भी आदमी न जल जाए, क्योंकि सरकारी खर्चे पे रैलियां। एचआरटीसी की बसें, एचआरटीसी को 8 करोड़ रुपए का बिल दिया मोदी की मंडी रैली के लिए। जिस दिन इनके नेता आएंगे उस दिन कोई बस रूट पे नहीं चलेगी। एचआरटीसी सारी बंद, सारी जाएंगी वहां पे जहां पे नेता ने आना। ऐसा कभी हुआ कि सरकारी खर्चे पे रैलियां हो, रोटियां भी जो है पंचायत फैक्ट्री उठा के चले, और फिर अफसर ढूंढ रहे हैं। जिस अफसर ने 800 परोठे बनाए, वो अब बंदा ढूंढ रहा है कि मैं ये 800 रुपए किससे लेने हैं, 800 परोठे के पैसे किससे लेने हैं। ये सारे प्रदेश में जो है जयराम सरकार का ये हाल है। और माफिया जो है हर तरफ दंड नारा है। आप महिलाएं हैं, आप मेरे को बताओ, आप में से कोई बाजार से 1 किलो दाल या 2 किलो चावल अपने घर से फोन करके मंगवा सकते हैं? आपके घर में आए, होम डिलीवरी है। शराब की बोतल अभी मैं इस रैली में मंगा देता हूं फोन करके कि यहाँ अभी आ जाए। होम डिलीवरी, शराब की होम डिलीवरी, दाल की होम डिलीवरी नहीं होगी। हम सुनिश्चित करेंगे कि राशन आपका घर पहुंचे। हम सुनिश्चित करेंगे कि आपको बाजार न जाना, आपकी दाल, आपका चावल, आपके नमक, आपकी चाय पत्ती। अभी मैं बड़ा हैरान होता हूं, बड़े बड़े अफसरों का कोई अंगूठा नहीं लगता। अब कह रहे हैं कि मनरेगा की लेबर जब सवेरे आएगी सबसे पहले अंगूठा लगेगा उनका मशीन पे, और शाम को जब जाएगी फिर अंगूठा लगेगा। अरे भाई, मनरेगा तो मदद की एक योजना है, इन सबका आप अंगूठा लगवाओगे, पैसा दे क्या रहे हो? अभी मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में गया, वहां मनरेगा की लेडीज जो है चाय बना रही थी। मेरी जैसे गाड़ी रुकी सब भाग गई। मैंने उनको पूछा कि भाई आपको क्या हो गया, आप चाय पी रहे हैं, मेरे को भी साथ में पिलाओ। इतनी दहशत रखी हुई है प्रधानों ने, इतना डरा के रखा हुआ है लेबर को, जबकि मनरेगा का एक फैक्टर है कि आप किसी को भी आधे किलोमीटर से दूर नौकरी नहीं दे सकते। उसका काम जो है आधे किलोमीटर से दूर नहीं देंगे। मेरी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक पंचायत 8 किलोमीटर की है, औरतों की ड्यूटी 8 किलोमीटर दूर लगा देते हैं। बिल्कुल हम कायदे कानून बना के ड्यूटी ये करेंगे कि आपको आपके घर के आसपास जो है 100 मीटर, 200 मीटर, 500 मीटर के दायरे में आपको काम मिले। ये मदद की योजनाएं हैं, ना कि आपके ऊपर राज करने की योजनाएं। ये आपने अपना बच्चा स्कूल भेजना है, आपने अपनी बहू को भेजना है, आपके घर में गेस्ट आए हैं, आप जरूरी नहीं है कि आप 9 बजे आएंगे, आप हो सकता है 11 बजे आए। हम आपको ये प्रावधान करेंगे, छूट देंगे महिलाओं को कि उन्होंने जो काम अपने गृहस्थी चलाने के लिए करने हैं, उसके लिए उनके साथ कॉपरेशन किस ढंग से करे प्रशासन, वो सारा हम उसको सुनिश्चित करेंगे। और यहाँ पे मैं देख रहा हूं कि शराब की बोतल सस्ती मिल रही है और पानी की बोतल महंगी मिल रही है, दूसरे सामान जो है महंगे मिल रहे हैं। सिंगल विंडो की बात होती है, सिंगल विंडो आपके इलाके में भी होगा, बहुत जगह एक ही रेडी लगी हुई है, उस पे अंडा भी बिक रहा है, उस पे पानी भी बिक रहा है, उस पे शराब भी बिक रही है, उस पे जो है नशा भी बिक रहा है। सब चीजें रेडियो पे बिक रही हैं, वो इनकी सिंगल विंडो हो गई। जबकि सिंगल विंडो तो वो होती है कि आपको हर तरह का घर का राशन जो है वो उपलब्ध हो सके। जगह जगह ठेके खुल गए हैं, जगह जगह ठेके। घर से 4 कदम दूर आप देखें कि जी आपको पता लग जाएगा कि यहाँ पे किस ढंग से सप्लाई हो रही है। रेत की सप्लाई, बजरी की सप्लाई, क्या हाल हो गया। रेत माफिया घूम रहा है, कोई पेड़ नहीं छोड़ा इन्होंने। इसमें सब बीजेपी के लोग शामिल हैं, इनका संरक्षण है, मुख्यमंत्री का संरक्षण है। माफिया हिमाचल प्रदेश में ऐसे नहीं पनप गया जब तक मुख्यमंत्री का संरक्षण ना हो, सरकार का संरक्षण ना हो।
तो हर तरह का माफिया, शराब के ठेके इन्होंने नीलामी किए, 3000 करोड़ रुपए का नुकसान प्रदेश को हुआ। आखिर किसी की जेब में तो वो पैसा जा रहा होगा। और जो हमारे टोल बैरियर्स हैं वो नीलाम नहीं किए। जब हमने शोर मचाया तब जाके इस दफा नीलामी शुरू हुई। और मुख्यमंत्री आप देखें कि चौथा हेलीकॉप्टर खरीद चुके हैं, 4 हेलीकॉप्टर खरीद लिए इस राज्य में। सवेरे बैठते हैं जैसे खिलौना कोई मिल गया है, सुबह ही उड़ जाते हैं। और 1 मंजिल का मुख्यमंत्री का घर है, 1 मंजिल का, उसमें 10 सीढ़ियां हैं, उनको चढ़ने के लिए जो है उन्होंने लिफ्ट लगा ली। हिमाचल में कहीं Z+ सिक्योरिटी नहीं है। हिमाचल का पहले मुख्यमंत्री है जिसके साथ आप देखो चारों तरफ बंदूकधारी घूम रहे हैं। आपने कभी देखा था वीरभद्र सिंह के साथ कौन सुरक्षा में है? हमारे साथ कौन सुरक्षा में है? सबसे बड़ी सुरक्षा जनता होती है। लेकिन आप अपने साथ जो है 25 आदमी 50 आदमी बंदूकधारी लेके चल रहे हैं। ये हिमाचल की संस्कृति नहीं है। तो ये सारी स्थितियां आपके सामने हैं। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है 2, 3, 4 महीने के लिए विनय जी के साथ काम करें, घर घर तक पहुंचाए। सरकार बदलो, हालात बदलो। हालात हिमाचल प्रदेश के उसी स्थिति में बदले जाएंगे। ये आज आपके यहाँ पे रेणुका जी के द्वार पे हमने माथा टेका, परशुराम जी की धरती पे यहाँ पे हमने शुरुआत की है। और आपने देखा कि कुछ ही अरसे के दौरान विनय जी कितने बड़े नेता बन गए हैं, प्रदेश के नेताओं में शुमार हो गए। तभी जो है वर्किंग प्रेसिडेंट इनको लगाया गया। बहुत बड़ा भविष्य इनके साथ है और सब लोग इनके साथ चले, इनकी मदद करें। और हम आपको एश्योरेंस करते हैं कि आपके बच्चे को नौकरी मिलेगी तो वो कांग्रेस पार्टी देगी। कांग्रेस पार्टी देगी, ईमानदारी से देगी, बेईमानी से नहीं जिस ढंग से ये लोग कर रहे हैं। अगर महंगाई दूर करेगी तो कांग्रेस पार्टी करेगी। और हिमाचल के लोगों ने अभी 4 इलेक्शन हुए थे, दिखा दिया था कि जब हमने प्रतिभा सिंह की मंडी सीट जीती और साथ में 3 विधानसभा जीते, सब लोगों ने एक मुश्त जो है फैसला किया कि इनको वोट नहीं डालेंगे। और अब फिर इलेक्शन आ रहे हैं। शिमला नगर निगम के चुनाव इस सरकार ने नहीं करवाए क्योंकि इनको पता है कि अगर शिमला नगर निगम के चुनाव हो गए तो सारे प्रदेश में सिग्नल चले जाएगा कि इनको उखाड़ फेंकने का लोगों ने मन बना लिया है। पूरा समय हो गया लेकिन सरकार ने इलेक्शन कराने का फैसला रद्द कर दिया। तो कब तक खैर मनाएंगे ये? अब तो जनरल इलेक्शन है, अक्टूबर नवंबर में इलेक्शन हो जाएंगे। आप सबके नजदीक सरकार, जो आपका काम करने वाली सरकार, और खासतौर पे महिलाओं की सरकार, बहुत बड़ा काम हम महिलाओं पे कर रहे हैं। हमारा मैनिफेस्टो जो आ रहा है उस पे महिलाओं के लिए जो सुविधाएं, जो रियायतें, जो घोषणाएं हम करने वाले हैं, मुझे नहीं लगता कि देश में किसी भी सरकार ने अब तक की। बहुत बड़ा फैसला हम करने जा रहे हैं। इसलिए आप अपना साथ दें, अपना आशीर्वाद दें। मैं विनय जी को शुभकामनाएं देता हूं। हमीरपुर पार्लियामेंट्री सीट के ये इंचार्ज हो गए। हमीरपुर पार्लियामेंट्री सीट 17 हल्के हैं, उसके आप प्रभारी हैं। आपका अपना हल्का तो सुरक्षित है, आप वहां भी आए, वहां भी काम करें। और महेश्वर चौहान जी मेरे जिले के प्रभारी है, ऊना के, आप दोनों मिलके जो है वहां पे काम करें। यहाँ हमारे जिला के जो प्रधान हैं अजय बहादुर जी, बहुत ही वरिष्ठ नेताओं में इनकी गिनती होती है, बहुत ही, और इनसे बहुत कुछ हमने सीखा है। और मैं इनसे भी आग्रह करूंगा कि सिरमौर जिले को एक्टिवेट करने के लिए, सिरमौर में हमारी जो भी आपको जरूरत महसूस हो, आप जब चाहेंगे हम आपके साथ कंधे से कंधा मिला के काम करेंगे। और एक बार मैं फिर से आप सबका आभार करता हूँ। मैंने देखा कि तोमर जी जब रैली लास्ट में आने लगी तो इनका आवाज बहुत ज्यादा बुलंद हो, धीरे धीरे जो है तो इनको पता लग गया कि हल्के के लोग जो है हमारे साथ हैं। तो इसलिए
इनमें भी जो है जोश बढ़ गया अंत तक रहते। तो बहुत अच्छे साथी मंच पे बैठे हैं। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा, विनय जी का खुल के साथ दो, दिल से साथ दो। बहुत बड़ा कद विनय जी का हुआ है और इनको शिमला आप फिर से पहुंचाओ। हैट्रिक होगा इनका, लगातार तीसरी दफा पहुंचेंगे शिमला, तो हैट्रिक बना के जो है हिमाचल विधानसभा में जब ये जाएंगे तो आपको मालूम है कि जैसे जैसे वरिष्ठता बढ़ती है वैसे वैसे जो है कदर भी बढ़ती जाती है। तो आप सबका इस कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। ये थे हमारे बहुत ही लोकप्रिय नेता, जो हमारे नेता प्रतिपक्ष है विधानसभा में, जिन्होंने हमें अपना आज पूरा आश्वासन दिया हमारे विधायक के प्रति। तो अब मेरा सभी से निवेदन है कि सबका खाना ऊपर ऊर्जा प्रेसिडेंट के बाहर बना हुआ है। आप जैसे लोग तो पहले ही वहां पहुंच चुके हैं, आप वहां जाएं, अपना भोजन करें।